ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये रोमिला थापर की 1957 में ली गई तस्वीर है और ये तस्वीर चाइना में ली गई है। और इन सब का सिरा जुड़ता है नेहरू से, क्योंकि नेहरू ने ही पहले जो है तारीफ़ की बाबर की अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, और उनकी इस बात को ही फिर ये ले उड़े वामपंथी इतिहासकार। पहले रोमिला थापर, फिर रोमिला थापर ने यही काम आगे करने के लिए दे दिया ब्रिटिश हिस्टोरियन को। मतलब एक बाहर का आदमी जो है, एक विदेशी अंग्रेज जो है लिख रहा है भारत का इतिहास, और वो बता रहा है कि भाई जो सिर्फ अशोक महान नहीं थे, अकबर भी महान थे। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बात कांग्रेस की उस मुश्किल की, उस दुखती रग की जिस पर बीजेपी अब बार बार अपना हाथ रख देती है, उसे दबा देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेहरू की। आज भी जो है पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेहरू पर आक्रमण किया। एक तरह से जो है दुनिया के सामने बताया कि ये नेहरू ही थे जिन्होंने वंदे मातरम को काट काट दिया था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे मुस्लिम लीग के जिन्ना के कहने पर। वो झुक गए थे मुस्लिम लीग के सामने। और राजनाथ सिंह ने भी जो है कमोबेश यही बात कही। सिवाय उन्होंने ये भी जोड़ा राजनाथ सिंह ने कि न सिर्फ कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ा, बल्कि जिन्होंने इसे लिखा था इस गीत को, बंकिम चंद्र चटर्जी, उनका भी कद छोटा करने की कोशिश की। तो ये तो जो है वंदे मातरम पर कैसे छीछा लेदर हुई नेहरू की, उसकी बात। लेकिन ये समस्या कांग्रेस की खत्म नहीं हो रही है। तभी सोनिया गांधी ने अभी शनिवार को जो है एक तरह से धमकी देते हुए कहा है बीजेपी को कि वो नेहरू को बदनाम करना बंद करें। उन्हें है जो है, कांग्रेस को ये स्वीकार नहीं है। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत ये है कि जब भी बीजेपी नेहरू को लेकर जो आती है नए तथ्य के साथ, उसमें कांग्रेस को जो है नेहरू का बचाव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं दर्ज है। मतलब नेहरू ने जो कुछ भी किया, उनके जो निशान हैं, नेहरू ने जो अलग अलग मौक़ों पर छोड़े हैं, वो कहीं न कहीं जो है मिल जाते हैं। अब ताज़ा उदाहरण मैं दे रहा हूँ नेहरू को लेकर दो, जिससे बहुत सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। पहला है जुड़ा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से, जो उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले दिया था बाबरी मस्जिद ढांचे के बारे में। राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये जो बाबरी मस्जिद ढांचा है, इसे नेहरू जो है सरकारी पैसे पर बनवाना चाहते थे। और ये बात जो है राजनाथ सिंह ने कोट किया था जो पटेल की बेटी मणिबेन थी, उनकी किताब से। तो जैसे ही राजनाथ सिंह की ये बात जो है चर्चा में आई, जो बाबरी मस्जिद ढांचे को लेकर के था, नेहरू को लेकर के था, वैसे ही किसी ने जो है तुरंत बाबर के बारे में जो नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, उसे सामने रख दिया कि देखिए जो नेहरू हैं उन्होंने बाबर की कैसे तारीफ़ की थी। नेहरू कह रहे हैं कि भाई ये जो बाबर था ये बड़ा आकर्षक व्यक्ति था, पुनर्जागरण का साहसी और दबंग राजकुमार जिसकी कला और साहित्य में रुचि थी। मतलब ये बाबर के बारे में लिख रहे हैं नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। और फिर उन्होंने लिखा है कि वो एक शानदार जीवन जीना चाहता था, मतलब बाबर। आगे चल के उन्होंने अकबर की भी बहुत तारीफ़ की है नेहरू ने। ये बात फिर चर्चा में आ गई। तो इसमें जो है कांग्रेस जो है बुरी तरह से फंस जाती है, और फिर इसका एक पूरा लंबा सिलसिला जाता है पीछे, क्योंकि मैं ये जो कह रहा हूँ कि नेहरू ने जो निशान छोड़े हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, और इसे ये लोग खोज कर ले आते हैं। तो जैसे ही नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात हुई, बाबर की बात हुई, तो तुरंत लोगों ने इसे फिर जोड़ दिया वामपंथी इतिहासकारों से कि जब नेहरू ने ही जो है खुद तारीफ़ की बाबर की, तो उसे फिर वामपंथी इतिहासकार ले उड़े। और फिर जो है जिक्र शुरू हो जाता है रोमिला थापर का। और इसके जो मैं निशान की बात कर रहा हूँ, वो निशान इसके मिलते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये रोमिला थापर की 1957 में ली गई तस्वीर है, और ये तस्वीर चाइना में ली गई है। रोमिला थापर के बारे में आपको पता ही होगा कि रोमिला थापर एक जानी मानी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है वामपंथी इतिहासकार हैं, जो जेएनयू में प्रोफेसर रह चुके हैं। लेकिन ये तस्वीर जो है 1957 की चाइना में ली गई है। तो इससे आप बहुत सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रोमिला थापर ने फिर जो किताब लिखी, भारत का इतिहास लिखा,
जो 1000 ईस्वी से लेकर मुग़ल के आने तक का है। और ये देखिए, ये जो किताब है ये वही रोमिला थापर की किताब है जो उन्होंने लिखा है। और इसके किताब के पीछे उस पर देखिए उन्होंने क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। इन द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया डॉक्टर परसिवियल स्पीयर हैंडल्स द मुग़ल एंड ब्रिटिश पीरियड्स। मतलब रोमिला थापर ने खुद तो ये लिखा ही भारत का इतिहास जो 1000 ईस्वी से शुरू होकर मुग़लों के आने तक के बारे में है। और ये जो मैं किताब के पीछे के जो पन्ने पे मैंने पढ़कर सुनाया वो हैं डॉक्टर परसिवियल स्पीयर। और जिस डॉक्टर परसिवियल की ये बात कर रही हैं रोमिला थापर, वो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं। उनकी जो विशेषज्ञता है वो रही है साउथ एशिया पर, खासकर जो औपनिवेशिक काल रहा है अंग्रेज़ों के से जुड़ा, उस पर जो है उनकी विशेषज्ञता मानी जाती है। डॉक्टर परसिवियल स्पीयर का, जिसको रिकमेंड किया है अपनी किताब पे रोमिला थापर ने, कि आगे की जो कहानी बताएंगे वो डॉक्टर परसिवियल स्पीयर बताएंगे आपको। और ये परसिवियल स्पीयर जो हैं कैम्ब्रिज में पढ़ा चुके हैं और यहाँ भारत में दिल्ली में जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज है वहाँ भी पढ़ा चुके हैं। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि नेहरू ने एक सिरा जो रोमिला थापर को दिया, कैसे उसने फिर जो इतिहास लिखा रोमिला थापर ने, फिर कैसे जो है इसके आगे का इतिहास लिखने के लिए एक ब्रिटिश हिस्टोरियन को चुना, रिकमेंड किया रोमिला थापर ने। रोमिला थापर को लगा कि यही जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है वही जो है भारत के बारे में लिखेगा कि जब मुग़ल आए तो मुग़लों ने यहाँ क्या किया। ये इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो नेहरू के जो निशान हैं छोड़े हुए वो कितनी दूर तक जाते हैं, कितने गहरे जाते हैं, कितने अंदर जाते हैं। तो ये तुरंत लोगों को फिर पता चल जाता है। अगर आप इसका एक सिरा, जो मैं जिस किताब का जिक्र कर रहा हूँ रोमिला थापर की जिस किताब का और उनकी इस तस्वीर का, तो आप पूरा चेन समझ सकते हैं, ये सिलसिला जो है एक दूसरे से कैसे जुड़ता है। और अब आप देखिए कि ये जो डॉक्टर परसिवियल स्पीयर्स हैं उन्होंने जो फिर किताब लिखा, मतलब ये वो किताब है, ये देखिए, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 2 है। मतलब पार्ट 1 लिखा रोमिला थापर ने, जैसा कि मैंने आपको बताया 1000 ईस्वी से लेकर के मुग़ल के आने तक का, और उसके बाद का जो काल है उसके बारे में जो लिखा वो है डॉक्टर परसिवियल स्पीयर। ये है उनकी किताब। और इसमें जो है डॉक्टर परसिवियल स्पीयर अकबर के बारे में क्या लिखते हैं वो मैं आपको पढ़ के बस एक लाइन सुना देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये लिखते हैं, All in all, I think that Akbar makes good the claim to be with Ashoka, the two Indian statesmen of world rank before the 20th century। तो देखिए कैसे इस ब्रिटिश हिस्टोरियन ने बड़ी चतुराई से जो है अशोक के समकक्ष जो है अकबर को खड़ा कर दिया। अशोक तो महान थे, लेकिन इसने ये बता दिया कि नहीं, सिर्फ अशोक महान नहीं थे, अकबर भी महान थे। मतलब अशोक के साथ अकबर को खड़ा कर दिया। तो ये कारस्तानियाँ थी ये जो वामपंथी इतिहासकार हैं रोमिला थापर और ये ब्रिटिश डॉक्टर स्पीयर परसिवल का। और इन सब का सिरा जुड़ता है नेहरू से, क्योंकि नेहरू ने ही पहले जो है तारीफ़ की बाबर की अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, और उनकी इस बात को ही फिर ये ले उड़े वामपंथी इतिहासकार। पहले रोमिला थापर, फिर रोमिला थापर ने यही काम आगे करने के लिए दे दिया ब्रिटिश हिस्टोरियन को। मतलब एक बाहर का आदमी जो है, एक विदेशी अंग्रेज जो है लिख रहा है भारत का इतिहास, और वो बता रहा है कि भाई जो सिर्फ अशोक महान नहीं थे, अकबर भी महान थे। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। मैंने शुरू में जो कहा था कि मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया कि कैसे नेहरू के निशान जगह जगह जो है छोड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कालखंड में, और कैसे जो है जब एक सिरा उठाया जाता है तो इसका दूसरा सिरा कितनी दूर तक जाता है, ये आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो जुड़ा है, जो भाषण दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के सिलसिले में पार्लियामेंट में, लोकसभा में, कि कैसे जो है नेहरू ने मुस्लिम लीग के जिन्ना के कहने पर वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए। और फिर राजनाथ सिंह ने जो कहा, फिर कमोबेश यही बात, लेकिन राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि जो जिन्होंने लिखा था इस वंदे मातरम को, उनका कद भी छोटा किया। तो ये किताब देखिए, ये है बांग्ला का इतिहास,
जिसे लिखा है सुकुमार सेन ने, और ये किताब जो है ये साहित्य अकादमी की किताब है। और सुकुमार सेन ने लिखा तो इसे अंग्रेजी में है, लेकिन इसका अनुवाद जो है किया है निर्मला जैन ने, और ये किताब है साहित्य अकादमी की। दरअसल साहित्य अकादमी 1954 में गठित हुआ था और 2004 में इसके जो है 50 वर्ष पूरे हुए थे। तो उस समय साहित्य अकादमी ने ये तय किया था कि जो दूसरी भाषाएं हैं उसका इतिहास भी हमें जानना चाहिए। तब सुकुमार सेन ने को जो ये जिम्मा दिया गया था और उन्होंने जो है फिर ये किताब लिखी थी बांग्ला साहित्य का इतिहास। अब चूँकि ये बांग्ला साहित्य का इतिहास है तो जाहिर है इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी का जिक्र होगा, क्योंकि वो भी पश्चिम बंगाल के थे, बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने कई किताबें लिखी थी जिसमें आनंद मठ भी था, जिससे ये वंदे मातरम लिया गया है। तो जब वहाँ आप जाएंगे उस सेक्शन पर जहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी का जिक्र है, आनंद मठ का जिक्र है, तो वहाँ सुकुमार सेन क्या लिखते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये लिखते हैं, आनंद मठ एक राजनीतिक उपन्यास है जिसमें पर्याप्त कथानक का अभाव है। यह निश्चित रूप से उपन्यासकार के रूप में बंकिम की शक्ति के उतार को अंकित करता है। इसके क्रिस कथानक का ढांचा 1773 में उत्तरी बंगाल में भड़कने वाले सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बंकिम ने इसे राजनीतिक धार्मिक रंग दे दिया है। उन्होंने अपने चरित्रों को गीता में निर्दिष्ट निष्काम कर्म और दुष्ट दमन के सिद्धांत से प्रेरित ऐसे निस्वार्थ देशभक्तों का रूप दिया है जो कठिनाइयों के रहते भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हैं, जिन्हें वे देश के उस प्रधान शत्रु के रूप में देखते हैं जो पूर्ववर्ती वर्ष में पड़ने वाले भयंकर अकाल के लिए जिम्मेदार था। फिर भी सरकारी कर्मचारी के रूप में लेखक ने ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत में अंग्रेजी राज्य के संबंध में उसका अंदाज गलत है। अतः आनंदों की असफलता का उत्तरदायित्व वह अंग्रेज की बेहतर सेनाओं और बेईमानी पर डालने के बजाय उनकी अपनी दुर्बलताओं पर डालता है, मतलब लेखक। परंतु बंकिम चंद्र चटर्जी अंग्रेजी राज्य को न केवल भारत भूमि का सच्चा पुत्र होने के कारण ही विशेष पसंद नहीं करते थे, बल्कि इसके कुछ व्यक्तिगत कारण भी थे। अब मैं बताता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया उसका लब्बो लुआब क्या है। दरअसल ये सुकुमार सेन है जिन्होंने ये किताब लिखी है बांग्ला साहित्य का इतिहास। वो कह रहे हैं कि आनंद मठ, जहाँ से ये वंदे मातरम लिया गया है, उस आनंद मठ के बारे में ये लिख रहे हैं सुकुमार सेन कि ये जो है डिप्टी कलेक्टर थे, जिसका जिक्र किया है कि एक सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी जो है उन्होंने ये दिखाया कि वो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करते हैं, मतलब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हैं। लेकिन ये जो अंग्रेज़ के खिलाफ़ हुए, लिखा उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने, उसका एक कारण जो है इनका निजी भी था, मतलब इनके व्यक्तिगत कारण थे, उसकी वजह से ये नाराज़ थे। और इसी बात का जिक्र जो है सीधे उन्होंने नहीं कहा है राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने जो भाषण दिया है लोकसभा में, उन्होंने कहा है कि कांग्रेसियों ने जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के कद को भी छोटा करने की कोशिश की। अब मैं आपको बताता हूँ इसके लेखक सुकुमार सेन के बारे में। दरअसल सुकुमार सेन की जो किताब है उसकी जो प्रस्तावना है वो खुद पंडित नेहरू ने लिखी है बतौर साहित्य अकादमी के अध्यक्ष। मतलब जब ये लिखा गया प्रस्तावना नेहरू के द्वारा इस किताब के लिए, उस समय जो है पंडित नेहरू जो है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे। और ये जिस समय प्रस्तावना लिखा था वो साल था 1957, नवंबर का महीना था 1957 का। अब आप सोच लीजिए, इससे अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि भाई सुकुमार सेन की जो राय है बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में वो किस वजह से है ऐसी उनकी राय। तो ये है वो निशानियाँ पंडित नेहरू की जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया था कि नेहरू ने अपने कार्यकाल में ऐसे तमाम निशान छोड़े हैं और उन्हीं निशानियों को जो है बीजेपी अब ले आती है खोज खोज कर और पंडित नेहरू को घेरती है, उन पर आक्रमण करती है और तब जो है कांग्रेस तिलमिला जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।